एपिसोड 96। रंजीत कई सालों से संघर्ष कर रहा था, बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर आज उसने अरबों की संपत्ति बना ली थी। उसके पास कुछ कल्टीवेटर्स थे, लेकिन जैसा उसने कहा, अच्छे लोग तो आसानी से मिल जाते थे, पर असली मास्टर्स ढूंढना मुश्किल था। जब बात एक खूंखार लिटिल जो हेवन रियल्म कल्टीवेटर से निपटने की आई, तो बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए। जो लोग आंतरिक ऊर्जा को कल्टीवेट कर सकते थे, वे पहले ही बहुत कम थे, और रेनडू की दूसरी नाड़ी के जरिए लिटिल जो हेवन रियल्म तक पहुंचने वाले मास्टर्स तो और भी दुर्लभ थे। तुम चाहे जितना पैसा दे दो, लेकिन पहले तुम्हें जंग जीतनी होगी ताकि वो पैसा खर्च कर सको। पहले जो कल्टीवेटर उसने दूसरों को परेशान करने के लिए भेजा था, उसे सामने वाले ने आसानी से खत्म कर दिया, जिससे रंजीत बहुत डर गया। करण से अलविदा कहने के बाद रंजीत ने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन लगाया जो करण ने उसे दिया था। फ़ोन पर एक आलसी पुरुष आवाज़ ने जवाब दिया, कौन है? रंजीत ने विनम्रता से कहा, मैं रंजीत हूँ, मिस्टर करण ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। मिस्टर करण, आवाज़ की आलस तुरंत गायब हो गई और टोन तेज हो गई, बताओ क्या मुसीबत में फंसे हो? रंजीत ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और अपनी सारी परेशानियां विस्तार से बताईं। तो तुम कह रहे हो कि एक लिटिल जो हेवन रियल्म कल्टीवेटर को खत्म करना है, यही ना? रंजीत ने सम्मान के साथ जवाब दिया, हाँ, अगर तुम मारना नहीं चाहते तो बस उसकी ताकत खत्म कर दो। वो आदमी मरने लायक है क्या? रंजीत थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, उसने कई लोगों को मारा है, बेकसूर लोगों को भी, तो क्या ये मरने लायक है? हाँ, ये तो बनता है। मिस्टर करण के लिए कीमत 10 करोड़ है, कोई मोलभाव नहीं। रंजीत ने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी, ठीक है, पहले पेमेंट कर दूं। दूसरी तरफ से हंसी आई, तुम तो पैसे देने में बहुत जल्दी करते हो, लेकिन मिस्टर करण ने तुम्हें भेजा है, तो पेमेंट की जल्दी करने की जरूरत नहीं। काम होने के बाद दे देना। बस उस आदमी की जानकारी भेज दो। रंजीत ने तुरंत सारी जानकारी उसको भेज दी। दूसरे ने जल्दी से डेटा पढ़ लिया और एक मैसेज छोड़कर फ़ोन काट दिया। 3 दिन, खबर का इंतजार करो। रंजीत ने लंबी सांस ली, उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। दूसरे की बातों से लग रहा था कि वो लिटिल जो हेवन रियल्म कल्टीवेटर को सीरियसली नहीं ले रहा था, जिससे रंजीत को हैरानी हुई। क्या वो अकेला था या कोई तगड़ा संगठन था? जब उसने करण का नाम सुना, उसका रवैया तुरंत विनम्र हो गया और उसने मिस्टर करण कहकर सम्मान दिखाया। करण का बैकग्राउंड क्या था? रंजीत को अचानक लगा कि शिमला का उसका ये ट्रिप सही था, क्योंकि उसे करण जैसा जबरदस्त इंसान मिल गया। वैसे करण ने डिनर पर मनोहर से इंस्पेक्शन टीम की बात की थी, तो उसे मनोहर को फिर से याद दिलाना चाहिए कि वो मामला ठीक से हैंडल करे। रंजीत ने फ़ोन उठाया और मनोहर को कॉल किया। अश्वंत के ऑफिस में भीड़ थी। अनीश सूट पहने हुए सोफे पर आराम से बैठा था, जबकि दूसरी तरफ शेयरहोल्डर्स कैफ और बाकी लोग गुस्से से लाल हो रहे थे। प्रेसिडेंट अनीश, तुम्हारी कीमत बहुत कम है। हाँ, ये तो मार्केट प्राइस का आधा भी नहीं है। अनीश ने आराम से चाय की चुस्की ली और हल्के से हंसा, हमने मल्होत्रा कॉरपोरेशन की पूरी जांच की है और हमें हर तरह का डेटा पता है। ये कीमत बहुत ठीक है और हम एक पैसा ज़्यादा नहीं देंगे। सोच लो, अगर बेचना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, नहीं तो मैं चलता हूँ और अगली बार मिलेंगे तो दोस्त ही रहेंगे। अनीश एक सिक्योरिटीज़ फर्म का जनरल मैनेजर था, लेकिन फर्म का असली मालिक तारुश था। यानी अनीश तारुश के लिए काम करता था, जिसने उसे और अश्वंत को मिलकर बाकी लोगों के शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया था। अनीश का रवैया देखकर कैफ और बाकियों को चिंता होने लगी, क्योंकि अनीश की दी हुई कीमत बहुत कम थी, मार्केट प्राइस का सिर्फ 30% से थोड़ा ज़्यादा। सबको हिचकिचाते देख अश्वंत ने चुपके से एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। थोड़ी देर में उसका फ़ोन बजा। डायरेक्टर विवेक, आप कैसे हैं? आप थोड़ी देर में आ रहे हैं? ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ। सबकी नज़रें अश्वंत पर टिक गईं, उसने हल्के से सिर हिलाया। सबके दिल धक धक करने लगे। खत्म हो गया, विवेक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देने आ रहा है। अगर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिल गया तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर कौन कंपनी के शेयर खरीदेगा? अश्वंत ने दृढ़ता से कहा, छोड़ो, बेच दो, मैं साइन करता हूँ। अश्वंत को अपने शेयर बेचते देख कैफ और बाकियों ने और मोलभाव करने की हिम्मत नहीं की। उनके शेयर बहुत छोटे थे, अगर अश्वंत ने अपने बेच दिए तो उनके शेयर बेकार हो जाएंगे अगर वो नहीं बेचेंगे। अनीश ने हल्के से मुस्कुराया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हैं। अगर बेचने का फैसला कर लिया तो साइन कर दो। जैसे ही सब साइन करने वाले थे, कमरे का दरवाजा खुला और करण, जिन्हुई इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट देवीलाल के साथ, जिनसे वो एक बार मिल चुके थे, दरवाजे पर दिखे। करण की नज़र कमरे में मौजूद लोगों पर पड़ी और वो हल्के से मुस्कुराया, यहाँ तो काफ़ी रौनक है। देवीलाल को देखते ही अश्वंत का दिल धक से रह गया, उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। करण, कोई खास काम? करण ने हंसते हुए कहा, सुना है शेयरहोल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं और प्रेसिडेंट देवीलाल को भी कंपनी के शेयर में दिलचस्पी है, तो मैं उन्हें लेकर आया हूं देखने के लिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से, या प्रियंका की? अश्वंत एक कदम आगे बढ़ा, करण का रास्ता रोकते हुए। ये मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
प्लीज चले जाओ। करण ने मुस्कुराते हुए कैफ और बाकी शेयर होल्डर्स से कहा, एक और खरीदार का होना सेल के लिए तो फायदेमंद है। शायद प्रेसिडेंट देवीलाल ज़्यादा कीमत देना चाहें। कैफ और बाकियों की आंखें चमक उठीं। हाँ, अगर दो खरीदार आपस में बोली लगाएंगे तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? चूंकि प्रेसिडेंट देवीलाल को दिलचस्पी है तो चलो बात करते हैं। अश्वंत, बस बात तो कर लें। अश्वंत का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो भी तो शेयर बेचने का नाटक कर रहा था। अगर वो जबरदस्ती संभावित खरीदार देवीलाल को भगा देगा तो क्या ये साफ नहीं हो जाएगा कि उसका और अनीश का कोई गुप्त सौदा है? देवीलाल कमरे में आए, टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डाली और बेझिझक एक उठाकर देखने लगे। अनीश का चेहरा और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन चूंकि सेल्स को कीमत पता थी, भले ही देवीलाल को न देखने दें, वो फिर भी बात करेंगे। तो उसने कुछ नहीं कहा और उसे देखने दिया। अब बात कीमत की प्रतिस्पर्धा की नहीं थी, बल्कि बैकग्राउंड की थी। उसे देवीलाल से अकेले में बात करनी थी और उसे भगा देना था। अनीश ने सोचा था कि देवीलाल उसकी ऑफर को कम करके अपनी ज़्यादा कीमत देगा, लेकिन हैरानी की बात, देवीलाल ने कॉन्ट्रैक्ट को हिलाया और हंसते हुए कहा, ये कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है। कीमत ज़्यादा है। सब हैरान रह गए। अनीश और अश्वंत ने चुपके से एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में कन्फ्यूज़न और उत्सुकता थी। इसका क्या मतलब था? क्या ये सेल की उम्मीदें कम करने की चाल थी, फिर कीमत बढ़ाकर सेल को लगे कि उन्हें अच्छा डील मिला और वो तुरंत बेच दें? कैफ ने गुस्से से कहा, ज़्यादा कैसे? ये तो वैल्यू का 40% भी नहीं है। देवीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे लगता है ये कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि तुम लोग ये कीमत फाइनल कर चुके हो तो मैं नुकसान उठाकर भी यही कीमत दूंगा। आलम ने नाराजगी से कहा, अगर तुम वही कीमत दे रहे हो तो हम तुम्हें क्यों बेचें? कैफ ने भी कहा, हमने प्रेसिडेंट अनीश के साथ कीमत फाइनल की थी। अगर तुम वही दे रहे हो तो हम प्रेसिडेंट अनीश को ही बेचेंगे। तुम्हें क्यों बेचें? देवीलाल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, तुम शायद प्रेसिडेंट अनीश को बेचना चाहो, लेकिन वो शायद खरीदना न चाहे। अनीश का चेहरा और सख्त हो गया। प्रेसिडेंट देवीलाल, तुम्हारा क्या मतलब है? देवीलाल ने हल्के से मुस्कुराया, प्रेसिडेंट अनीश, क्यों ना हम अकेले में बात करें? अनीश को पहले से ही यही चाहिए था। उसे तारुश का टास्क पूरा करना था, शेयर खरीदने थे और देवीलाल को अपनी मेहनत का फल लेने से रोकना था। अकेले में बात करना एकदम सही मौका था अपनी औकात दिखाने का, सामने वाले को डराने का और उसे पीछे हटाने का। ठीक है। देवीलाल और अनीश ऑफिस से बाहर चले गए और अश्वंत की बेचैनी और बढ़ गई। लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। अश्वंत की नज़र करण पर पड़ी और उसे अचानक ख्याल आया, क्या प्रियंका या फिर भूपेंद्र ने कोई कदम उठाया? अश्वंत ने करण से बात करने का फैसला किया। करण, जरा बाहर आओ। करण मुस्कुराया और अश्वंत के पीछे ऑफिस से बाहर चला गया। अश्वंत कुछ दूर चला, फिर मुड़ा और ठंडी नज़रों से करण को देखा, क्या प्रियंका ने तुम्हें परेशानी खड़ी करने भेजा है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों ही हैं तो मैं खुलकर बोलता हूँ। तुम मेरे साथ मिलकर उनके शेयर खरीद लो, फिर अपने शेयर बेच दो और निकल लो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। अश्वंत हैरान रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो। तुमने क्या कहा? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा तुम मेरे साथ मिलकर उनके शेयर खरीद लो, फिर अपने शेयर बेच दो और चले जाओ। अश्वंत ने ठंडा सा हंसा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मैं कैफ और बाकियों को सच बता दूं? भले ही मैं बताऊं तो क्या फ़र्क पड़ता है? रेक्टिफिकेशन का नोटिस जल्दी आने वाला है और वो असली बंदी का नोटिस होगा। जब तक ऊपर से राहत नहीं मिलती, मल्होत्रा कॉरपोरेशन पूरी तरह बंद हो जाएगी और उनके शेयर बेकार हो जाएंगे। अगर वो अब नहीं बेचते तो भी अपने शेयर बचा नहीं पाएंगे। करण ने सिर हिलाया, विवेक जल्दी ही बदकिस्मत होने वाला है। रेक्टिफिकेशन का नोटिस जारी नहीं हो सकता। अश्वंत ने करण को घूरा, उसकी आंखों में तिरस्कार था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। या प्रियंका की? अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो वो पहले इतनी बेबस न होती। तारुश की ताकत ऐसी है जिससे प्रियंका मुकाबला नहीं कर सकती। करण ने हल्के से मुस्कुराया, मुझे लगता है तुम पिछले कुछ दिनों से तारुश से संपर्क नहीं कर पाए हो, या अगर कि अभी तो कामयाब नहीं हुए। अश्वंत की आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने बिना सोचे बोल दिया, तुम्हें कैसे पता कि हम उससे संपर्क नहीं कर पाए? करण ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि तारुश मर चुका है। अश्वंत का चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसकी आंखों में डर था। तारुश मर गया? वो कैसे मरा? करण को ये कैसे पता जब उसे खुद तारुश से संपर्क नहीं हो पाया? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर तारुश को देखा था, वो बिल्कुल ठीक था। वो मर कैसे सकता है? अश्वंत ने तुरंत खंडन किया, करण पर तंज कसते हुए। हाँ, मैं अभी तारुश से संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन प्रेसिडेंट अनीश ने तारुश के ऑर्डर पर मेरे साथ शेयर खरीदने की बात की थी। करण हंसा, मुझे यकीन है ये बात 3 दिन पहले की थी, है ना? लेकिन पिछले 2 दिनों में तुमने तारुश से संपर्क किया। अश्वंत की बेचैनी और बढ़ गई और उसका दिल डगमगाने लगा।
क्योंकि करण सही था। पिछले 2 दिनों में अश्वंत ने तारुश से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फ़ोन हमेशा बंद था और कोई जवाब नहीं मिला। तुमने कहा डायरेक्टर तारुश मर गया, वो कैसे मरा? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, वो और उसका बेटा तारक 2 रात पहले अपनी विला के पीछे मारे गए। अश्वंत ने तिरस्कार भरा हंसा, तुम्हें पता है तारक कौन था? वो एक कल्टीवेटर था जिसने कल्टीवेटर सेक्ट ज्वाइन किया था। सेक्ट का सपोर्ट होने के बावजूद कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? तुम बस कहानियां बना रहे हो। अगर तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए फंसाना चाहते हो तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। करण ने शांति से जवाब दिया, उन्हें तारक के गुरु तरुणेश ने मारा था। अश्वंत को यकीन नहीं हुआ, तारक के गुरु ने अपने ही शिष्य को क्यों मारा? करण ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने तारुश को हराया, उसे बेहोश कर दिया और तारक को वहां बुलाया। तारक को डर था कि वो मुझसे नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने अपने गुरु तरुणेश को बुलाया। लेकिन चूंकि तरुणेश भी मुझसे हार गया, उसने अपनी जान बचाने के लिए सेन फैमिली के बाप बेटे को मार डाला। अश्वंत जोर से हंसा, उसे और यकीन हो गया कि करण बस डींग मार रहा है। तुम हंसी मत दिलाओ, तुम चाहे जो कहो, मुझे यकीन नहीं होगा। तुमने गलत इंसान को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। करण ने हल्के से मुस्कुराया, क्यों ना तुम एक फ़ोन कॉल करके चेक कर लो। अगर मैंने जो कहा वो सच है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तो क्या तुम अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे? अश्वंत को अचानक घबराहट हुई। क्या वाकई करण जो कह रहा है वो सच है? वरना एक छोटा सा सेल्स टीम लीडर उससे, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से इतनी बेधड़क बात करने की हिम्मत कैसे करेगा? अश्वंत ने दांत पीसे, तुम रुकना। अश्वंत ने फ़ोन निकाला और तारुश के सेक्रेटरी को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हो गया। अश्वंत ने सावधानी से पूछा, सेक्रेटरी चेन, मैं मल्होत्रा ग्रुप से अश्वंत बोल रहा हूँ। डायरेक्टर तारुश हैं। मिस्टर अश्वंत, डायरेक्टर तारुश की परसों एक हादसे में मौत हो गई और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। अश्वंत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसका दिमाग सन हो गया और सब कुछ खाली हो गया। तारुश वाकई मर गया। अश्वंत ने आखिरी उम्मीद बांधी, श्रद्धांजलि सभा का होस्ट यंग मास्टर तारक है। यंग मास्टर तारक भी मर चुके हैं। अश्वंत को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, सेक्रेटरी चेन, क्या तुम बता सकते हो वो कैसे मरे? डायरेक्टर तारुश 3 दिन पहले घर में गिर गए, लकवा मार गया और बेहोश हो गए। यंग मास्टर तारक अपने गुरु के साथ वापस आए। परसों रात तारक डायरेक्टर तारुश को अपनी पीठ पर लादकर अपने घर के पीछे पहाड़ पर चढ़े और दोनों चट्टान से गिरकर मर गए। धड़ाम! अश्वंत का फ़ोन जमीन पर गिर गया और उसे भयानक डर ने घेर लिया। कौन बेहोश इंसान को रात के अंधेरे में पहाड़ पर चढ़ने ले जाएगा? और दोनों चट्टान से गिर गए। तारक के गुरु का अचानक आना, ये सब साबित करता था कि करण ने जो कहा वो सच था। अश्वंत डर से कांपने लगा। अगर तारुश जैसे बड़े आदमी और उसके कल्टीवेटर बेटे को इतनी आसानी से मार दिया गया तो वो क्या चीज़ है? अश्वंत ने करण को डर से देखा, तुम आखिर हो कौन? करण ने मुस्कुराया, तुमने प्रियंका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब इसका नतीजा भुगतो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं, क्योंकि तुम सिर्फ तारुश के ऑर्डर पर काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मिलकर ये नाटक पूरा करना होगा, वरना तुम तारुश के पास चले जाओगे। अश्वंत का चेहरा पीला पड़ गया, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, बस मुझे मत मारो। वापस जाओ और थोड़ा अच्छे से एक्टिंग करना। मिस्टर करण, मैं टास्क पूरा करूंगा, प्लीज़ तुम अपना वादा निभाना। दोनों ऑफिस में वापस आए और दरवाजे पर अनीश और देवीलाल से टकराए, जो अपनी बात खत्म करके लौट रहे थे। देवीलाल के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि अनीश का चेहरा अश्वंत जितना ही पीला और डरा हुआ था। अनीश और अश्वंत ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की आंखों में घबराहट और डर था। कमरे में घुसते ही अनीश ने बिना किसी के बोलने का इंतजार किए कहा, मैं तुम्हारे शेयर नहीं खरीद रहा। ये कहकर वो बिना रुके चला गया। इस सीन ने कैफ, आलम और बाकी शेयर होल्डर्स को डरा दिया। कीमत तो फाइनल हो गई थी ना, अचानक शेयर क्यों नहीं खरीद रहा? अनीश और देवीलाल ने आखिर क्या बात की कि अनीश इतना डर गया और अश्वंत इतना परेशान हो गया? देवीलाल ने मुस्कुराया, अगर वो नहीं खरीद रहा तो मैं खरीदूंगा। कीमत वही है जो कॉन्ट्रैक्ट में है। कैफ, आलम और बाकी लोग अश्वंत की तरफ देखने लगे, उम्मीद थी कि वो कुछ रिएक्ट करेगा। अश्वंत ने ठंडी नज़रों से देखा, अपने असिस्टेंट को बुलाया और थोड़ी देर में असिस्टेंट ढेर सारे रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आया, जिसमें खरीदने वाली कंपनी का नाम बदल दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट्स हर शेयर होल्डर के सामने रखे गए। अश्वंत ने कुछ नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्ट उठाया, उसे देखा और बिना सोचे साइन करके स्टैंप लगा दिया। अश्वंत ने पेन फेंका और उदास चेहरे से कहा, तुम सब साइन कर दो। अश्वंत और बाकियों को साइन करते देख कैफ, आलम और बाकियों ने और हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके सबने साइन और अंगूठे का निशान लगा दिया। शहर की इंस्पेक्शन टीम का ऑफिशियल शटडाउन और रेक्टिफिकेशन नोटिस जल्दी आने वाला था। अगर वो अब नहीं बेचते तो उनके शेयर बेकार हो सकते थे।
सबके साइन करने के बाद देवीलाल ने जल्दी से साइन किए, कंपनी की सील लगाई और जल्दी ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफिशियली लागू हो गए और अश्वंत, कैफ और आलम के 44% शेयर जिन्हुई इन्वेस्टमेंट के हाथ में चले गए। देवीलाल ने कॉन्ट्रैक्ट समेटे और मुस्कुराया, मिस्टर करण, मैं चलता हूँ। करण ने मुस्कुराया, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। देवीलाल ने जल्दी से मना किया, क्योंकि जितेंद्र ने पहले ही उसे करण को पूरा सम्मान देने की सलाह दी थी। जितेंद्र ने कहा था कि मिस्टर करण के काम को अच्छे से करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। देवीलाल मल्होत्रा ग्रुप से निकला और अपनी कार में बैठकर तुरंत जितेंद्र को कॉल किया। डायरेक्टर जितेंद्र, काम हो गया। हमें 44% शेयर मार्केट प्राइस के 40% से कम में मिल गए और मिस्टर करण बहुत खुश हैं। जितेंद्र हंसे, शाबाश, तुम्हारा अगला टास्क है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रक्रिया पूरी करना, सभी बिखरे हुए शेयरों को एक जगह करना, और सही मौके पर मैं सारे शेयर गिफ्ट के तौर पर दूंगा। इसके लिए तैयारी कर लो। देवीलाल का दिल धक से रह गया, क्योंकि ये गिफ्ट बहुत कीमती था। करण को देना है। हाँ, डायरेक्टर जितेंद्र। जितेंद्र हंसे, ये काम पूरा होने के बाद मैं जिन्हुई इन्वेस्टमेंट में और निवेश करूंगा। देवीलाल की आंखें फैल गईं और वो खुशी से उछल पड़ा, थैंक यू डायरेक्टर जितेंद्र, मैं सब कुछ जल्दी से कर लूंगा। देवीलाल के जाने के बाद करण ने मनोहर को कॉल किया। चूंकि अश्वंत और बाकियों के शेयर मिल चुके थे, अब विवेक को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं थी। उसे सीधे नीचे ले आओ। चूंकि वो एक ऑफिशियल है, उसे ऑफिशियल तरीके से हैंडल करो। ये उसके लिए सबसे दर्दनाक होगा। करण के कॉल के थोड़ी देर बाद उसे प्रियंका का कॉल आया। इंस्पेक्शन टीम आ रही थी, जिसका लीडर विवेक था। फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। विवेक अब ज़्यादा उछल नहीं पाएगा। करण आराम से ऑफिस एरिया में टहलने गया और देखा कि इंस्पेक्शन टीम आ चुकी थी और प्रियंका के साथ बात कर रही थी। करण जल्दी से पास नहीं गया, बल्कि एक कोने में छिपकर दूर से ड्रामा देखने लगा। प्रियंका कल रात विवेक के घर नहीं गई थी, तो वो अब गुस्से में होगा। करण को देखते ही वो जरूर तंज कसेगा और उसका मजाक उड़ाएगा, जिससे शनाया का जिक्र आ सकता है। अगर प्रियंका ने ये सुना तो मुसीबत हो जाएगी। जनरल मैनेजर प्रियंका, तुम्हारे फैक्ट्री एरिया का ऑडिट करने के बाद हमें कई गंभीर समस्याएं मिली हैं। चर्चा के बाद हमने तुम्हारी कंपनी को 2 महीने का रेक्टिफिकेशन नोटिस देने का फैसला किया है। रेक्टिफिकेशन पूरा होने के बाद तुम री ऑडिट के लिए अप्लाई कर सकती हो। ऑडिट पूरी तरह पास होने से पहले तुम्हें प्रोडक्शन करने की इजाज़त नहीं है, वरना तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्शन लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विवेक गंभीर और आधिकारिक अंदाज में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी दुर्भावना थी। तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की, देखता हूं अब तुम क्या करती हो। अगर इस बार मैं तुम्हें नीचे नहीं ले आया तो मेरा नाम उल्टा लिख दूंगा। प्रियंका का चेहरा ठंडा और उदासीन था, और भले ही उसे नहीं पता था कि करण ने क्या किया, लेकिन करण की बातों ने उसे इस पल में आत्मविश्वास दिया। डायरेक्टर विवेक, मुझे लगता है तुम मल्होत्रा ग्रुप के प्रति दुश्मनी रखते हो और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके हमारे लिए संकट पैदा कर रहे हो। मैं तुम्हारे सीनियर्स से अपील करूंगी। विवेक ने ठंडे स्वर में कहा, अपील करना तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी एनर्जी रेक्टिफिकेशन के बारे में सोचने में लगाओ। आखिरकार, अगर रेक्टिफिकेशन ठीक नहीं हुआ और ऑडिट पास नहीं हुआ, तो प्रोडक्शन अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाएगा और सामान्य ऑपरेशन फिर शुरू नहीं होगा। तब शायद तुम अपने कर्मचारियों की सैलरी भी न दे पाओ। प्रियंका ने तंज कसते हुए जवाब दिया, तुम्हें हमारी कंपनी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्शन टीम के ऑडिट रिजल्ट्स के बारे में हम जरूर अपील करेंगे। शिमला में तुम, विवेक, पूरे आसमान को ढक नहीं सकते। विवेक ने ठंडा सा हंसा, लगता है तुम्हें हमारे ऑडिट रिजल्ट से बहुत शिकायत है। जाओ, शिकायत करो। मैं तुम्हें आज बता दूं कि मैं भले ही बाकी चीज़ों को कंट्रोल न कर सकूं, लेकिन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट रेक्टिफिकेशन में मैं ही आसमान हूं और मेरा फैसला फाइनल है। चुप करो। विवेक के बोलने से पहले पीछे से अचानक एक गुस्से भरी चीख आई। विवेक का चेहरा बदल गया, वो गुस्से से मुड़ा, ये देखने के लिए कि कौन उस पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि मनोहर तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, तो उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया और माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मनोहर यहाँ क्यों आया? मनोहर तेजी से विवेक के सामने आया, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, और उसने विवेक को घूरते हुए कहा, विवेक, अभी जो कहा वो दोबारा बोल। विवेक का चेहरा पीला था और डरते हुए उसने पूछा, मिनिस्टर, आप यहाँ कैसे? मनोहर ने गुस्से से कहा, मैं ये देखने आया कि हमारी इंस्पेक्शन टीम का लीडर कैसा दिखता है। विवेक ने मुस्कुराने की कोशिश की, मिनिस्टर, मैं तो बस जनरल मैनेजर प्रियंका के साथ मजाक कर रहा था। मजाक? मनोहर ने अपने माथात को घूरा, जिसने अपनी बकवास से उसे बड़ी मुसीबत में डाला था, वो मन ही मन उसे एक थप्पड़ मारकर खत्म करना चाहता था। किसने तुम्हें पब्लिक अफेयर्स को पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करने का हक दिया?
किसने तुम्हें इतना घमंडी और दबंग बनने की इजाज़त दी? किसने तुम्हें कानून और नियमों को नज़रअंदाज करने की छूट दी और ऐसी बेतुकी बातें बोलने की इजाज़त दी? विवेक पूरी तरह घबरा गया। मिनिस्टर, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मनोहर ने ठंडे स्वर में कहा। सफाई देने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें इंस्पेक्शन टीम का डिप्टी हेड बनाया था ताकि तुम निष्पक्ष और सख्त रहो, न कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करो और घमंडी बनो। अब तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। अभी से तुम सस्पेंड हो और तुम्हारी जांच होगी। अगर तुम्हारे कामों में कानून और अनुशासन का उल्लंघन पाया गया तो तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। खत्म हो गया। विवेक का दिल ठंडा पड़ गया, उसके हाथ पैर कमजोर हो गए, वो वहीं रहने वाला था। विवेक बेवकूफ़ नहीं था, उसे पता था कि उसने शायद अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी। आज का फोकस उसकी घमंडी बातें नहीं थीं जो मनोहर ने सुन ली थीं, बल्कि ये था कि मनोहर एक मिनिस्टर होने के नाते इतनी जल्दी में यहाँ उसे पर्सनली डील करने आया था। इस अचानक बदलाव ने आसपास के लोगों, जिसमें प्रियंका भी थी, को हैरान कर दिया। प्रियंका मन ही मन खुश थी। क्या करण इतना ताकतवर था? उसने आखिर क्या किया? मिनिस्टर मनोहर, आपको खास तौर पर आने की तकलीफ हुई इस रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के बारे में? मनोहर ने प्रियंका के हाथ से रेक्टिफिकेशन ऑर्डर लिया। मुझे रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने किसी से मल्होत्रा ग्रुप का ऑडिट दोबारा चेक करवाया और हाँ, कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन प्रोडक्शन रोकने की जरूरत नहीं, तुम खुद रेक्टिफिकेशन कर लो। प्रियंका ने राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छा है, हम पूरी तरह सहयोग करेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे। करण ने आखिर क्या किया? क्या वो सेना से डिस्चार्ज होकर शिमला वापस नहीं आया था? उसने ये कैसे कर लिया? जब प्रियंका मनोहर से बात कर रही थी, विवेक पीला चेहरा लिए और दिल में निराशा लिए बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। करण हाथ जेब में डाले दीवार के कोने पर टिका था, उसे आराम से देख रहा था, चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। विवेक हैरान रह गया। शनाया का बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा था? हाय, फिर मिले। विवेक का चेहरा हरा और लाल हो गया। उसे यकीन था कि करण ने वो सीन देखा था जब डायरेक्टर ने उसे डांटा था। इससे विवेक को गहरी बेइज्जती महसूस हुई। विवेक ने बिना सोचे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं सेल्स टीम लीडर हूँ? विवेक को अचानक याद आया कि करण ने जिस मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी की बात की थी वो मल्होत्रा ग्रुप थी, और सोचने पर यह बात सही भी लगी। प्रियंका शनाया की कजिन थी, ये तो बनता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी कजिन की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दिलवाए, है ना? विवेक ने तंज कसा, तुम्हें तो रखेल बनकर काफ़ी मजा आ रहा है। करण ने मुस्कुराया, हाँ काफ़ी अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर विवेक, तुम अच्छे नहीं लग रहे। पावर का गलत इस्तेमाल, रिश्वत लेना, न सिर्फ तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, बल्कि तुम्हें कुछ साल जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। ये तो बहुत बुरा है। विवेक ने गुस्से से कहा, भले ही मैं मुसीबत में हूँ, तुम जैसे गरीब मजदूर मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। और मेरे पीछे कोई है, शायद मैं इतना बदकिस्मत न रहूं। भले ही मैं इंस्पेक्शन टीम में न रहूं, मैं कहीं और भी कामयाब हो सकता हूं। कोई तुम्हारे पीछे है? करण हंसा, तारुश। विवेक का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये कि वो तारुश से खरीदा गया और उसके इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा था, उसका आखिरी कॉन्फिडेंस था। अगर तारुश उसकी मदद करना चाहे तो ये मामला दब जाएगा, लेकिन करण को कैसे पता कि तारुश उसका बैकर था? विवेक ने ठंडा सा हंसा, तो क्या? मत सोचो कि मिनिस्टर ने मुझ पर अभी चिल्लाया तो डायरेक्टर तारुश का एक फ़ोन कॉल सब कुछ ठीक कर देगा। अमीरों की दुनिया ऐसी है जो तुम जैसे गरीब मजदूर कभी नहीं समझ सकते, तुम तो बस जमीन पर रेंगने लायक हो। करण हंसा, विवेक तुम वाकई तरस खाने लायक हो, अभी भी यहाँ सपने देख रहे हो। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बैकर ऑर्टियन ग्रुप का चेयरमैन तारुश मर चुका है। ओह, सुना है उसकी श्रद्धांजलि सभा आज हो रही है। अगर तुम जल्दी करो तो शायद वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दे सको। तारुश मर गया? विवेक ने तंज कसा, तुम पागल हो गए हो। करण ने हंसते हुए कहा, तुम और अश्वंत ने तारुश के इंस्ट्रक्शंस पर मिलकर बाकी लोगों के शेयर खरीदने की साजिश रची थी, लेकिन बदकिस्मती से तारुश मर चुका है और ये सब अब बिना जड़ की बेल हो गया है। अभी अभी अश्वंत और बाकी शेयर होल्डर्स के शेयर जिन्हुई इन्वेस्टमेंट ने कम कीमत पर खरीद लिए, जो जनरल मैनेजर प्रियंका को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इस हिसाब से जनरल मैनेजर प्रियंका को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विवेक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि करण ने जो कहा वो आम लोग कभी नहीं जान सकते थे। क्या ये सच है? तारुश वाकई मर गया? अश्वंत ने अपने बैकर्स खो दिए और अपने शेयर बेच दिए, लेकिन आखिर में प्रियंका सबसे बड़ी विजेता बन गई। सबसे जरूरी बात, मैं अभी गहरी मुसीबत में हूँ, और अगर तारुश मर गया तो मुझे कौन बचाएगा? हाल ही में मैंने जो फ़ायदे लिए हैं वो मुझे कम से कम 20 साल तक जेल में रखने के लिए काफ़ी हैं। करण ने अपनी आंखें थोड़ी सी कुढ़ीं और उसकी नज़र अचानक बर्फीली और ख़तरनाक हो गई। तारुश ने जनरल मैनेजर प्रियंका को नाराज़ किया तो वो मर गया।
तुम एक डिप्टी लीडर होने के बावजूद जनरल मैनेजर प्रियंका को टारगेट करने की हिम्मत करते हो। तुम शायद नहीं जानते कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। करण की नज़रों से घूरा गया विवेक ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसका दिल किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हो। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, जैसे वो किसी बर्फीली गुफा में हो। तारुश की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने प्रियंका को नाराज किया। मैं तो अभी भी प्रियंका के साथ सोने की कोशिश कर रहा था। करण की खतरनाक नज़रों से घिरा विवेक पसीने से तर हो गया। उसका दिल सिकुड़ गया और उसे ऐसा डर लगा जैसे वो डर के मारे पैंट गीली कर देगा। वो वाकई मुझे मार देगा। इसी वक्त मनोहर अपनी इमरजेंसी पब्लिक रिलेशंस खत्म करके प्रियंका से विदा लेकर बाहर निकला। जैसे ही मनोहर बाहर निकला, उसने विवेक और करण को आमने सामने खड़े देखा और तुरंत फिर से टेंशन में आ गया। क्या विवेक फिर से अपनी मौत को दावत दे रहा है? विवेक, तुम क्या कर रहे हो? मनोहर ने चिंता से फुसफुसाया और जल्दी से दोनों के पास पहुंचा। करण को विनम्र मुस्कान के साथ देखा और सम्मान से पूछा, मिस्टर करण, क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? करण की नज़र ठंडी से गर्म हो गई, जैसे सर्दी से वसंत में बदलाव हो गया हो। मिनिस्टर मनोहर, कुछ नहीं, मैं बस डायरेक्टर विवेक से मिला और थोड़ी सी बात की। विवेक का दिल और डर से भर गया। मिनिस्टर करण को मिस्टर करण कहता है और इतने सम्मान से बात करता है। क्या ये हो सकता है कि करण ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड हो? उसे अचानक एहसास हुआ कि तारुश की मौत शायद करण से जुड़ी हो। आखिरकार अश्वंत की जानकारी से मल्होत्रा फैमिली के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो तारुश को चुपके से और बिना नतीजे के मार सके और मनोहर को झुकने पर मजबूर कर सके। मनोहर प्रियंका के साथ विनम्रता से पेश आता है, लेकिन करण के साथ सम्मान दिखाता है। विवेक का दिल निराशा और पछतावे से भर गया। वो चाहता था कि समय वापस उस क्लास रियूनियन के दिन चला जाए। वो न सिर्फ करण को टारगेट नहीं करता, बल्कि करण और शनाया को अपने पूर्वजों की तरह पूछता। मैं पूरी तरह खत्म हो गया। मनोहर ने राहत की सांस ली और मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, विवेक, तुम पहले वापस जाओ, शहर छोड़ना नहीं और जांच का इंतजार करो। विवेक ने अपने माथे का ठंडा पसीना भी नहीं पोंछा और जल्दी से भाग गया। अब शायद सिर्फ उसका करियर खत्म हो और उसे जेल में बैठना पड़े। अगर करण ने फिर से उस पर ध्यान दिया तो शायद उसे जेल में बैठने का मौका भी न मिले। तारुश, इतना ताकतवर होने के बावजूद क्या वो ऐसे ही नहीं मर गया? विवेक के जाने के बाद मनोहर ने माफ़ी मांगी, मिस्टर करण, इसके लिए सॉरी। बाद में मैं तुम्हें और जनरल मैनेजर प्रियंका को डिनर के लिए इनवाइट करूंगा और पर्सनली माफ़ी मांगूंगा। करण हंसा, मिनिस्टर मनोहर, तुम बहुत विनम्र हो। दरअसल मुझे तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। अगर तुमने समय पर गलती नहीं सुधारी होती तो मल्होत्रा को वाकई प्रोडक्शन रोकना पड़ता और वो मुश्किल होता। मनोहर ने राहत की सांस ली और हंसा, मिस्टर करण, तुम समझदार इंसान हो, दुनिया में खेल खेल रहे हो। बस मुझे मनोहर कहो, वैसे बाद में मिलते हैं। करण ने मुस्कुराकर सहमति दी, ठीक है, मैं बाद में जनरल मैनेजर प्रियंका को इनवाइट करूंगा और हम सब साथ में डिनर करेंगे। मनोहर संतुष्ट होकर चला गया। आज का मामला वाकई उसे ठंडा पसीना छुड़ा गया था। वो कमीना विवेक न सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मल्होत्रा ग्रुप को निशाना बना रहा था, बल्कि उसने प्रियंका को टारगेट करने की हिम्मत की और उससे सोने की बात तक की। वो कमीना भले ही खुद मरना चाहता हो, लेकिन मुझे भी अपने साथ लगभग ले डूबा। अगर ये मामला किसी और ने नहीं उठाया तो सिर्फ करण और रंजीत ही काफ़ी थे कि रंजीत एक फ़ोन कॉल करे और प्रोविंस में कोई इस मामले की जांच के लिए आगे आए। तब न सिर्फ विवेक खत्म होता, बल्कि मैं भी फंस जाता। जब करण ने उसे कॉल किया तो उसने यूं ही जिक्र किया कि विवेक को तारुश ने इंस्ट्रक्ट किया था और तारुश का पिछले 2 दिनों में एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ये सुनते ही मनोहर का दिल लगभग रुक गया था। जैसे ही उसने प्रियंका को देखा, मनोहर को और समझ आ गया, करण जैसा इंसान मल्होत्रा ग्रुप में छोटा सा सेल्स टीम लीडर बनने क्यों आया। साफ है कि उसकी मंशा कुछ और थी। तारुश की मौत इतनी साधारण नहीं हो सकती, वरना इतना संयोग कैसे हो सकता है कि ठीक उसी 2 दिन में वो चुपके से मर गया जब मल्होत्रा मुसीबत में था। विवेक ने उस खाने को छूने की हिम्मत की जिस पर करण की नज़र थी। क्या वो खुद को फांसी लगाने वाला बूढ़ा जन्मदिन स्टार नहीं था जो अपनी जिंदगी को बहुत लंबा समझ रहा था? अश्वंत के ऑफिस का दरवाजा धड़ाम से खुला। कैफ दरवाजे पर खड़ा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसका चेहरा उत्तेजना से भरा था। वो अश्वंत को सीधा घूर रहा था, जैसे उसकी आंखों से आग निकल रही हो। आलम ने सिर घुमाकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अश्वंत का दिल धक से रह गया। शांत दिखने की कोशिश करते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? कैफ ने ठंडे स्वर में कहा, इंस्पेक्शन टीम आ गई, लीडर विवेक था। उसने हमारी कंपनी को सस्पेंशन और रेक्टिफिकेशन का नोटिस दिया। अश्वंत कंफ्यूज हो गया। क्या सस्पेंशन नोटिस जारी हो गया? क्या करण झूठ बोल रहा था? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अभी अभी उसने दूसरों से और डिटेल्स पता की थीं। तारुश के 4 खूंखार लोग अचानक गायब हो गए। उसी रात तारुश को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
बाद में उसे घर ले जाया गया। फिर तारक वापस आया और बाप बेटे दोनों परसों रात मर गए। बाहर की दुनिया में कहा गया कि दोनों चट्टान से गिरकर मर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में तारक के गुरु तरुणेश की एक बांह टूट गई। ये सब साबित करता था कि करण ने जो कहा वो सच था। लेकिन फिर सस्पेंशन नोटिस क्यों आया? अश्वंत को एक्टिंग जारी रखनी थी, वरना वो न सिर्फ करण को नाराज करता बल्कि सामने खड़े लोगों को भी। हाँ, हमें तो ये पहले से पता था ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? आलम ने सांस छोड़ी। अच्छा हुआ हमने नोटिस आने से पहले अपने शेयर बेच दिए, वरना अब कौन हमारे शेयर खरीदता। हाँ, हमने तो थोड़ा नुकसान उठाया, लेकिन बेकार होने से तो अच्छा है। हमारे शुरुआती इन्वेस्टमेंट की तुलना में हमने फिर भी कुछ कमाया। संतुष्ट रहो। हाँ, बस यही सोच सकते हैं, संतुष्ट और खुश रहो। कैफ ने सबकी बातें सुनी। उसकी आंखें अजीब तरह से डरावनी हो गईं। संतुष्ट और खुश? हाँ, मुझे लगता है तुम खुश नहीं रह पाओगे। आलम ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या बात है? तुम्हारा वो एक्सप्रेशन क्या है? कैफ ने अश्वंत को गुस्से से देखा। विवेक ने अभी सस्पेंशन नोटिस दिया था, तभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, इंस्पेक्शन टीम के लीडर मनोहर आए। उन्होंने सस्पेंशन नोटिस वापस ले लिया, विवेक को उसी वक्त सस्पेंड कर दिया और कहा कि वो विवेक की पावर के गलत इस्तेमाल की जांच करेंगे। विवेक शायद जेल में सड़ेगा। खामोशी। कमरे में भरी हंसी अचानक रुक गई। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आलम ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, खड़ा हो गया और हैरानी से चिल्लाया, सस्पेंशन हट गया। हाँ, हट गया। कैफ की आवाज में दांत पीसने की आवाज थी। मिनिस्टर मनोहर ने जनरल मैनेजर प्रियंका से माफी भी मांगी और कहा कि कंपनी की समस्याएं गंभीर नहीं हैं और प्रोडक्शन चलता रह सकता है, बस रेक्टिफिकेशन कर लो। कुछ सेकंड बाद ऑफिस में हंगामा मच गया। कमाल है, यानी हमने अपने शेयर नुकसान में बेच दिए। जल्दी जिन हुई इन्वेस्टमेंट को कॉल करो, हम नहीं बेचेंगे। ये इंस्पेक्शन टीमें आखिर कर क्या रही हैं? एक पल में प्रोडक्शन रोकने का ऑर्डर, अगले पल में कैंसिल। ये क्या खेल खेल रहे हैं? अश्वंत, कॉल करो। अश्वंत ने उदास चेहरा बनाया और हाथ फैलाए। कॉल करने का क्या फ़ायदा? हमने साइन कर दिया, सील लगा दी और उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगा दिया। कॉन्ट्रैक्ट अब लागू हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को राजी होंगे? सब सन रह गए। हाँ, कौन इतना उदार होगा कि इतना अच्छा डील वापस कर दे? कौन अपने हाथ में आए शेयर वापस करने को तैयार होगा? अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी नहीं करते। क्यों वापस करें वो पैसा जो अपनी चतुराई से कमाया? सबकी नज़रें अश्वंत पर टिक गईं, जो शक और गुस्से से भरी थीं। अश्वंत, तुमने ही हमें शेयर बेचने के लिए मनाया था। क्या तुम हमें कोई सफाई नहीं दोगे? हाँ, अगर तुमने ये नहीं कहा होता कि कंपनी डूब जाएगी और शेयर बेकार हो जाएंगे, तो क्या हम घबराकर अपने शेयर बेचते? अनीश को भी अश्वंत ने ही इंट्रोड्यूस किया था। नेगोशिएशन के दौरान वो हमें प्रेशराइज कर रहा था। क्या तुम उसके साथ मिले हुए थे? अश्वंत, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमें ठग रहे थे। अश्वंत की ओर सब उंगलियां उठने लगीं और वो घबरा गया। उसने जल्दी से सफाई दी, मैंने तुम्हें ठगा। अगर मैंने ठगा तो क्या मैं अपने शेयर बेचता? तुम सब ने देखा, मैंने वही कीमत और वही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो तुमने किया। अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? कैफ ने लाल आंखों से घूरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपने शेयर कैसे बेचे वो तुम्हारा मामला है, लेकिन अगर तुमने दूसरों के साथ मिलकर हमारी कीमतें कटवाईं तो तुम्हें हमारा नुकसान भरना होगा। हाँ, तुम्हें मुआवजा देना होगा। बिल्कुल, अगर तुम नहीं होते तो हम क्यों बेचते? अगर तुम मुआवजा नहीं दोगे तो तुम आज इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। अश्वंत ने दिल मजबूत किया, सोचा कि जब सबने अपने शेयर बेच दिए और उसे भी बड़ा नुकसान हुआ तो वो मुआवजा क्यों दे? तुम्हें धमकाना है? ठीक है, बता दूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरी जान चाहते हो तो वो दे सकता हूं। आओ फिर। कैफ की आंखें लाल थीं, वो उछला और अश्वंत की आंख पर मुक्का मार दिया। अगर तुम मुआवजा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। हाँ, मारो इसे। गुस्साए शेयरहोल्डर्स का झुंड आगे बढ़ा और अश्वंत को तुरंत भीड़ में घेर लिया। शिमला के सबसे शानदार लॉन्गडिंग होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक हैंडसम नौजवान टैनशिक बिना शर्ट के सोफे पर आराम फरमा रहा था। उसके पास एक खूबसूरत लड़की, जिसने पारदर्शी ड्रेस पहनी थी, बैठी थी और उसे छीले हुए अंगूर खिला रही थी। लिविंग रूम के बीच में एक साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी, काले फ्रेम का चश्मा पहने, शांति से बता रहा था, हाँ, उसका बेटा तारक भी उसके साथ मर गया। लड़की का फिगर पतला और आकर्षक था, उसकी पारदर्शी ड्रेस से उसकी कर्व्स हल्के हल्के दिख रहे थे, लेकिन वो अधेड़ आदमी उसे बिल्कुल नहीं देख रहा था। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। टैनशिक के चेहरे पर हल्की सी हैरानी दिखी, उनका जड़ से सफाया। कमाल है, उन्हें किसने मारा? अधेड़ आदमी ने जवाब दिया, सेन फैमिली ने पब्लिकली कहा कि तारुश और उसका बेटा रात में चांद देखने पहाड़ पर चढ़ते वक्त चट्टान से गिर गए, लेकिन ये जाहिर तौर पर बहाना है।
क्योंकि 2 दिन पहले तारुश को हॉस्पिटल ले जाया गया था, शक है कि उसे किसी खास तकनीक से चोट लगी थी। तारुश और तारक की मौत के बाद तारक का गुरु यूटियंस एक्ट का तरुणेश सामने आया। गवाहों के मुताबिक तरुणेश का बायां हाथ लटक रहा था, शायद टूटा हुआ था। टैनशिक ने लड़की के हाथ से अंगूर मुंह में लिया और बेफिक्री से बोला, सीधा निष्कर्ष बता। अधेड़ आदमी ने शांति से जवाब दिया, कातिल का पता नहीं। यूटियंस एक्ट ने सेन फैमिली के बाप बेटे की मौत की सच्चाई दबा दी। मेरा अनुमान है कि कोई कल्टिवेटर चुपके से प्रियंका की मदद कर रहा है। यूटियंस एक्ट को कातिल की पहचान पता है, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इसे छुपाया। एक कल्टिवेटर, टैनशिक ने हंसते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि तारुश में कुछ दम है, प्रियंका को निपटाना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। लगता है मेरी कजिन में कुछ बात तो है, जो एक कल्टिवेटर को अपने लिए जान जोखिम में डालने को राजी कर लिया। खूबसूरत होना वाकई काम आता है। अधेड़ आदमी ने पूछा, यंग मास्टर टैनशिक, अब हमें क्या करना चाहिए? टैनशिक हंसा, समझौते के हिसाब से मैं खुद प्रियंका से नहीं निपट सकता, वरना फैमिली में लोग मुझे ताने मारेंगे। जब एक कल्टिवेटर उसकी मदद कर रहा है तो आम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे में तुम सिटी फैमिली के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर वो मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद कर प्रियंका को नेस्तनाबूद कर दे तो मैं, टैनशिक, उनका एक एहसान मानूंगा और उनकी एक मदद करूंगा। अधेड़ आदमी ने सिर हिलाया, ठीक है। उसके जाने के बाद टैनशिक उस लड़की की गोद में लेट गया और हंसा, लगता है हमें यहाँ और थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसे वेकेशन समझ लो। वैसे भी तुम फैमिली में रहना नहीं चाहते थे। टैनशिक ने लड़की का गाल पकड़ते हुए कहा, तू मुझे समझती है। घर में इतने नियम और बूढ़े लोग, बहुत घुटन होती है। इस नज़रिए से मैं अपनी कजिन के फैसले को समझता हूँ। अफसोस, वो कमज़ोर था, उसे समझ नहीं था कि कल्टिवेटर्स की दुनिया में कमज़ोरी सबसे बड़ा पाप है। आखिर तुमने ये कैसे किया? करण अपने ऑफिस में गेम खेल रहा था, तभी प्रियंका का मैसेज आया। करण, मैंने एक बच्चे की जान बचाई थी और उसके दादाजी, जिनका कुछ रसूख है, ने मेरी बात मिनिस्टर मनोहर से करवाई। करण की बात सच थी, अगर रंजीत का कनेक्शन न होता तो मनोहर इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों लेता, इतनी साफ सफाई से निपटाता और खुद को अपमानित करके माफ़ी मांगता। प्रियंका, मेडिकल ट्रीटमेंट। करण, हाँ। प्रियंका, शेयर खरीदने का इंतजाम भी उसी ने किया। करण, शेयर खरीदने का उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो जिन्हुई इन्वेस्टमेंट है ना। प्रियंका, तुमने उनसे बात की? करण, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि क्या तुम्हारे पास शेयर खरीदने के पैसे हैं, तुमने कहा नहीं, तो मुझे बाहर से मदद लेनी पड़ी। जिन्हुई इन्वेस्टमेंट के पास ढेर सारा पैसा है और वो तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, उन्होंने पहले भी तुम्हारी मदद की थी। तो मैंने सोचा उन्हें मुनाफे का मौका देना चाहिए। आखिर अच्छा पानी दूसरों के खेत में नहीं बहना चाहिए। प्रियंका, तुमने कहा और वो मान गए। करण, जब तक कंपनी के बंद होने का डर खत्म हो जाए, कोई भी इन शेयर को खरीदकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। कोई इन्वेस्टर इसे मना नहीं कर सकता। और मैंने शर्त रखी कि वो सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर रख सकते हैं, कंपनी के फैसलों में दखल नहीं देंगे। वो तुम्हारे हर फैसले का समर्थन करेंगे, यानी अब कंपनी में तुम्हारी बात ही कानून होगी। जो तुम्हारा विरोध करे उसे तुम बाहर का रास्ता दिखा सकती हो। प्रियंका, मैं समझ सकती हूँ कि कैफ और आलम ने अपने शेयर बेच दिए, लेकिन अश्वंत ने कैसे मान लिया? करण, तारुश को कुछ दिन पहले हादसा हुआ और वो मर गया। मैंने अश्वंत को डराया, वो डर गया और शेयर बेच दिए। प्रियंका, तारुश मर गया? करण, हाँ, सुना है वो पहाड़ पर चढ़ते वक्त चट्टान से गिर गया। लगता है भगवान हमारी मदद कर रहा है। अगर उसका हादसा न हुआ होता तो ये इतना आसान नहीं होता। खैर, मसला हल हो गया, अब तुम सीईओ बनकर कंपनी पर फोकस करो, बाकी की चिंता मत करो। प्रियंका, ठीक है, थैंक यू। करण ने राहत की सांस ली, आखिरकार उसे बेवकूफ़ बना लिया। अश्वंत और बाकी बैठे ठाले लोगों को निपटाने के बाद बचे हुए 2 शेयर होल्डर प्रियंका के पक्के समर्थक थे। कंपनी के अंदर की सियासत खत्म हो गई थी और प्रियंका अब कंपनी को आगे ले जा सकती थी। अब क्या मैं आराम से अपनी मौज ले सकता हूँ? भाई, आज रात साथ में डिनर करें? हाँ, क्यों नहीं। काम खत्म होने के करीब करण को शनाया का फ़ोन आया। उसकी नर्म, मीठी आवाज़ को मना करना मुश्किल था। पिछली बार करण ने शनाया से तब मुलाकात की थी जब उन पर 4 भयानक जानवरों ने हमला किया था। उस रात उनके रिश्ते की प्रकृति बदल गई थी। पहले वो नकली प्रेमी बनकर एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब इतने करीब आने के बाद ये कहना कि रिश्ता नकली है, गैरजिम्मेदाराना और धोखा देना होगा। करण ने सोचा कि अगर वो घर लौटा तो प्रियंका उससे ढेर सारे सवाल करेगी, इसलिए उसने सोचा कि छुप जाना ही बेहतर है। शनाया ने आज अपनी सजावट में खूब मेहनत की थी। उसके कल किए बाल, 1 शोल्डर टॉप और शॉर्ट स्कर्ट, साथ में साधारण मगर स्टाइलिश हाई हील सैंडल्स। उसकी गोरी लंबी टांगें अनगिनत मर्दों का ध्यान खींच रही थीं, जो करण को देखकर जलन और इच्छा से भरे हुए थे। कहाँ चलें?
शनाया ने करण का हाथ पकड़ लिया। अब वो अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। पहले वो नकली प्रेमी थे, अब असली बनने वाले थे। हालांकि करण की किसी और लड़की के साथ 3 महीने की सगाई थी, लेकिन वो भी तो नकली थी ना। करण इतना काबिल और मर्दाना था, अगर शनाया ने उसे अभी नहीं पकड़ा तो बाद में मौका चूक जाएगा। डिनर करें और फिर मूवी देखें, ठीक है? करण भी देर से घर लौटने का प्लान बना चुका था तो हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है। खाना खाते वक्त शनाया का फ़ोन अचानक बजा। हेलो अंजलि, मैं अभी डिनर कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। थोड़ी बातचीत के बाद शनाया ने फ़ोन कवर किया। मेरी एक दोस्त को कुछ परेशानी हो गई है, वो मिलना चाहती है। वो बहुत परेशान लग रही है। क्या मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ? करण ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भाई। फ़ोन ख़त्म करने के बाद शनाया ने बताया, वो मेरे स्टोर की रेगुलर कस्टमर है और हमारी उम्र भी एक जैसी है। हमारी अच्छी बनती है, अक्सर साथ में घूमते हैं। उसने अभी फ़ोन पर बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डिनर पार्टी में गई थी। पार्टी में एक आदमी ने उसे पसंद कर लिया, उसकी टांग पर हाथ फेरा और मौखिक रूप से छेड़ा। वो बहुत परेशान हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो उस आदमी की ताकतवर बैकग्राउंड और रसूख की बात करने लगा। वो इतनी नाराज हुई कि वहां से निकल आई। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो आदमी उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसे छेड़ रहा था। लगता है उसका बॉयफ्रेंड उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि फायदे की सोच रहा है। तेरी दोस्त ने गलत इंसान चुना। शनाया ने मजाक में पूछा, भाई अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? करण ने हंसते हुए कहा, तू क्या सोचती है? शनाया ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आदमी बुरी तरह पछताएगा। शायद वो होटल से सीधे हॉस्पिटल जाएगा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मुझ पर इतना भरोसा है? शनाया ने गर्व से मुस्कुराते हुए धीमे से कहा, मैं इन दिनों तारुश की खबरें फॉलो कर रही थी। सुना है वो उसी रात हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और 2 दिन बाद वो और उसका बेटा चट्टान से गिरकर मर गए। भाई ये तुमने किया था? करण ने साफ साफ जवाब दिया, हाँ और नहीं। शनाया तुरंत कंफ्यूज हो गई, मतलब क्या? करण ने समझाया, हाँ मैंने ही तारुश को हॉस्पिटल भेजा था। मैंने उसकी जान बख्शी ताकि उसका बेटा वापस आए। मैं दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कुछ बदला और किसी और ने ये कर दिया। मैं बस देखता रहा। शनाया की आंखें चमक उठी, मुझे पता था। मैंने अनुमान लगाया था कि चट्टान से गिरने वाली बात बस एक बहाना है। भाई तारुश काफी ताकतवर था, क्या कोई परेशानी होगी? करण ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे मारा नहीं तो क्या परेशानी होगी? वैसे भी कोई न कोई आएगा जो इस परेशानी को संभाल लेगा। बड़ी बात नहीं है। शनाया ने करण को प्रशंसा भरी नजरों से देखा, तू इतना कमाल है। मैं तो खुद की तारीफ करती हूँ। करण ने हैरानी से पूछा, खुद की तारीफ? शनाया ने गर्व से कहा, हाँ। इतने सारे लोगों में तुझसे मिलने का मौका कितना मुश्किल था। अगर मैंने पहल न की होती तो हम बस एक बार मिलकर रह जाते। तू मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बनता? क्या तुझे नहीं लगता कि मेरी नज़रें तेज हैं? करण जोर से हंसा, हाँ हाँ तेज नज़रें। शनाया की दोस्त अंजलि जल्द ही वहां पहुंची। वो करीब 25 साल की खूबसूरत लड़की थी, उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थीं, जैसे वो अभी रोई हो। परिचय के बाद अंजलि ने पहले माफ़ी मांगी, सॉरी मैंने तुम्हारा डेट डिस्टर्ब कर दिया। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा उतना मज़ा। शनाया ने उसे ढांढस बंधाया, पहले कुछ खा ले। मर्द सब एक जैसे होते हैं। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो ब्रेकअप कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। अंजलि ने सांस ली, हम कॉलेज में क्लासमेट थे, 4 साल से डेट कर रहे हैं। वो मेरे लिए अच्छा रहा है, लेकिन आज की घटना ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। शनाया ने उत्सुकता से पूछा, मुझे याद है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का परिवार ट्रेडिंग करता है ना? क्या वो काफ़ी अमीर नहीं है? अंजलि ने शर्मिंदगी से कहा, हाँ आम लोगों की तुलना में वो काफ़ी अमीर हैं, लेकिन ऊंचे तबके में उनकी कोई खास हैसियत नहीं। और जिस आदमी ने मुझे पसंद किया वो सेठी फैमिली का दूसरा बेटा वेदांत था। शनाया की आंखें फैल गईं, सेठी फैमिली? तू उसी सेठी फैमिली की बात कर रही है ना? अंजलि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही सेठी फैमिली। शनाया ने सांस ली, ये तो वाकई परेशानी है। क्या सेठी फैमिली इतनी ताकतवर है? करण ने ये सुनकर पूछा। शनाया ने समझाया, हर शहर में नए नए बिजनेसमैन और अमीर लोग उभरते रहते हैं। वो शहर के ऊपरी तबके में शामिल होकर नए एलीट बन जाते हैं। लेकिन हर जगह कुछ स्थानीय ताकतें होती हैं जो बहुत समय से जड़ें जमाए रहती हैं। उनकी जड़ें गहरी होती हैं और उनका प्रभाव हर इंडस्ट्री और सरकारी चैनलों तक फैला होता है। उनकी ताकत हैरान करने वाली होती है। करण को अचानक समझ आया, तो सेठी फैमिली शिमला की ऐसी ही ताकत है। शनाया ने सिर हिलाया, हाँ सेठी फैमिली एक कल्टिवेटर फैमिली है जो शिमला में कम से कम 50 साल से जड़ें जमाए है।
इन 50 सालों में सेठी फैमिली का बिजनेस हर इंडस्ट्री में फैल गया है और उनका प्रभाव बड़े सरकारी विभागों तक है। शिमला के अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन सेठी फैमिली की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो असली स्थानीय बादशाह हैं। करण ने हंसते हुए कहा, तो क्या सेठी फैमिली अजय है और जो चाहे कर सकती है? लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं। शनाया ने सुधारा, शिमला में कल्टीवेटर फैमिली सिर्फ सेठी फैमिली नहीं है। उनके अलावा जवेरी फैमिली और रस्तोगी फैमिली भी उनके बराबर हैं। इन्हें शिमला की 3 बड़ी फैमिली कहा जाता है। शनाया ने चिंता से अंजलि को देखा। अंजलि, क्या सेठी फैमिली का दूसरा बेटा तुम्हें परेशान करेगा? अंजलि ने चिंतित होकर कहा, मैं जा रही हूँ और अब उससे नहीं मिलूंगी तो ठीक होना चाहिए ना? शनाया ने पूछा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के रवैये के बारे में क्या करने वाली हो? अंजलि ने दांत पीसे, मैं घर जाकर उससे बात करूंगी। अगर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। करण ने अंजलि की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की। पहला, वो आपस में करीबी नहीं थे, और दूसरा, ऐसे मामलों में इंसान का अपना नजरिया ही मायने रखता है। बाहर वालों का समझाना बेकार है। तुम किसी को ब्रेकअप करने की सलाह दे सकते हो, लेकिन अगर वो बाद में सुलह कर लेते हैं तो तुम सबके सामने बेवकूफ़ बन जाओगे। खाना खत्म होने से पहले अंजलि को अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, जो जल्द ही कार लेकर उसे लेने पहुंच गया। क्या लगता है वो ब्रेकअप करेंगे? करण ने सिर हिलाया, नहीं। शनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? करण ने हंसा, अंजलि अपनी मौजूदा जिंदगी से काफ़ी खुश है। वो शिकायत तो कर रही है, लेकिन मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड को माफ़ कर चुकी है। वरना वो फ़ोन आते ही बिना नखरे दिखाए नहीं चली जाती। शनाया ने हैरानी से कहा, तू वाकई औरतों को समझता है? करण ने सिर हिलाया, मैं औरतों को नहीं, इंसानी फितरत को समझता हूँ। शनाया हंसी, ठीक है, इंसान अपनी राह खुद चुनता है, चाहे वो कड़वी हो या मीठी, उसे खुद ही सहनी पड़ती है। खाना खत्म हुआ, चल मूवी देखने चलें। हाँ चल। मूवी थिएटर में शनाया ने अपना पूरा शरीर करण के कंधे पर टिका दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी थीं। भाई, क्या मैं अब खुद को तेरी गर्लफ्रेंड मान लूं? जैसे ही करण जवाब देने के लिए मुड़ा, शनाया ने अपना दायां हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं मान लूंगी कि तू हाँ कह रहा है। करण शनाया की बातों पर हंस पड़ा, उसका दिल भी छू गया। वो शायद डर रही थी कि करण मना कर देगा या अपनी सगाई या मंगेतर का जिक्र करेगा, इसलिए उसने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया और सीधे रिश्ते को कन्फर्म कर दिया। तू जो भी सोचे, मैं तो तेरे साथ रहने का मन बना चुकी हूँ। मैंने तुझे चुना है और भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। करण ने शनाया का हाथ लिया, उसे चूमा और कहा, ठीक है। शनाया की आंखें तुरंत चमक उठीं। वो मुड़ी और करण की गर्दन पकड़कर उसे जोरदार चुंबन दे दिया। करण ने मना नहीं किया। जब शनाया ने इतना कुछ कह दिया था तो अब हिचकिचाने का कोई मतलब नहीं था। भविष्य की चिंता अभी करने की जरूरत नहीं थी, कम से कम अभी का मजा तो लेना चाहिए। डबल सीट कपल चेयर की विशालता और ऊंची पीठ ने उन्हें निजी स्पेस दे दिया जहां वो करीब आ सकते थे। दोनों ने चुपके से जोरदार चुंबन लिया। करण का हाथ, जो पहले शनाया की पतली कमर पर था, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। शनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर जैसे आग में जल रहा था। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो अब कोई टीनेज लड़की नहीं थी, वो 24 साल की थी। जब ये वो मर्द था जिसे वो पसंद करती थी और जिसके साथ रहने का मन बना चुकी थी, तो शर्माने की क्या जरूरत? आखिरकार वो देर सवेर तो उसकी ही होगी ना। इसके अलावा करण ने कहा था कि 3 महीने बाद वो शिमला में रहेगा भी या नहीं, ये सवाल है। उसे करण को जल्दी से जल्दी पकड़ना था और पूरी तरह बांध लेना था। वरना अगर वो मासूम बनी रही और वो गायब हो गया तो वो क्या करेगी? ये मर्द कोई साधारण इंसान नहीं था, उसकी इच्छाशक्ति स्टील जैसी थी। वो आसानी से उसके मीठे शब्दों से नहीं पिघलने वाला था। पहले क्या उसने उसे इतनी साफ मना नहीं किया था? अगर उसे जीतना है तो उसे गंभीर होना पड़ेगा। शनाया ऐसी इंसान थी जो एक बार मन बना ले तो अपने लक्ष्य के लिए सक्रिय रूप से काम करती थी, न कि दूसरी औरतों की तरह हिचकिचाती थी। अगर करण उसे नहीं गिराएगा तो वो करण को गिरा देगी। वो आज रात होटल जाने का बहाना बनाएगी। मूवी बहुत लंबी थी। जब दोनों थिएटर से निकले तो रात के 11:30 बज चुके थे। करण ने टाइम चेक किया और मुस्कुराया, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। शनाया ने करण का हाथ पकड़ लिया और होंठ सिकुड़े, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना। रात के 11:30 बज गए, तुझे नींद नहीं आ रही? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर घर नहीं जाएंगे तो क्या करें? शनाया ने धीमे से कहा, मुझे तुझसे जुदा होने का मन नहीं। कई दिन बाद तुझसे मिली हूँ, क्यों ना हम होटल जाएं और बातें करें? ये कहकर शनाया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। करण ने शनाया की आंखों में देखा, जिनमें शर्म और उत्सुकता थी। उसे कैसे नहीं पता कि वो क्या सोच रही है।
वो आज रात उसे पूरी तरह अपने साथ बांधना चाहती थी ताकि उनका रिश्ता पक्का हो जाए। करण ने शनाया का चेहरा पकड़ा। अगर बातें करनी हैं तो चल, कहीं लेट नाइट स्नैक खाने चलते हैं, खाते खाते बात करें, होटल क्यों जाएं? शनाया घबरा गई। क्या उसे समझ नहीं आ रहा? वो इतना साफ इशारा दे रही है फिर भी वो नहीं फंस रहा। क्या मैं सुंदर या आकर्षक नहीं हूं? जब कोई औरत इतने साफ ढंग से होटल जाने का सुझाव दे तो क्या मर्द को खुश और उत्साहित नहीं होना चाहिए? शनाया ने दूसरा तरीका आजमाया। मुझे नहाना है और आराम से लेटकर बातें करनी हैं। भाई, क्या तू होटल जाने से डर रहा है कि मैं तुझे खा जाऊंगी? करण ने शनाया को देखा और हंसा। तू गंभीर है? शनाया ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तेरे घर में दिक्कत है तो हम बाद में घर जा सकते हैं। करण ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, कौन सा होटल? वो मान गया। शनाया हैरान और उत्साहित थी। पास में ही लॉन्गडिंग होटल है, शिमला का सबसे बेस्ट होटल। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, चल लॉन्गडिंग चलते हैं। ठीक है। जैसे ही दोनों लॉन्गडिंग होटल पहुंचे और हॉल में चेक इन करने वाले थे, बाहर से अचानक एक चीख सुनाई दी। मैडम, मत कूदो, नीचे आ जाओ, अपनी परेशानी बताओ। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो हल न हो। करण ने चीख की दिशा में देखा और एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा जो चिंता से ऊपर की ओर देखकर चिल्ला रहा था। करण ने गार्ड की नज़रों का पीछा किया और देखा कि 14-15वीं मंजिल पर एक युवती सिर्फ बाथ टॉवल में बालकनी के किनारे पर खड़ी थी। उसका बेतरतीब हाल ऐसा था जैसे वो कभी भी गिर सकती है। वो लड़की कूदने वाली है। शनाया ने भी उस लड़की को देखा और चिंता से चिल्लाए। युवती बालकनी के किनारे खड़ी थी, उदास चेहरा लिए कमरे की ओर चिल्ला रही थी। किशोर, मैं अंधी थी जो तुझे पसंद किया। तेरी नज़रों में मैं सिर्फ एक सामान हूँ जिसे तू बेच सकता है। किशोर। शनाया का चेहरा अचानक बदल गया। उसने ऊपर की लड़की को गौर से देखा। जब उसे पता चला कि वो कौन है, वो घबरा गई। अंजलि। भाई, वो अंजलि है। करण भी हैरान रह गया। क्या अंजलि को उसका बॉयफ्रेंड घर नहीं ले गया था? वो होटल में कैसे पहुंची और अब बिल्डिंग से कूदने की कगार पर है? बीच में क्या हुआ? शनाया जोर से चिल्लाई। अंजलि, ये खतरनाक है। अंदर चली जा और मुझे बता क्या हुआ। मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। अंजलि ने शनाया की चीख सुनी, नीचे देखा और शनाया व करण को देखा। अपनी बेतरतीब हालत देखकर उसे और शर्मिंदगी व निराशा हुई। किशोर, अगर मैं मरकर भूत बन जाऊं तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। अंजलि चीखी, फिर उसने रेलिंग छोड़ दी। उसका शरीर तुरंत टूटी पंखों वाली चिड़िया की तरह जमीन की ओर गिरने लगा। अरे, उसने इतनी जल्दी कूद लिया। करण ने खुद को कोसा और अपने पैरों में जोर लगाया। एक छाया जैसी आकृति बनाकर अंजलि के गिरने की जगह की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही अंजलि सीधे नीचे गिर रही थी, करण ने एक सेडान की बोनट पर पैर रखा। बोनट तुरंत धंस गया और करण ने उस बल का इस्तेमाल कर हवा में उछल गया। करण और अंजलि हवा में मिले। करण ने उसे कसकर गले लगाया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। विशाल प्रभाव ने करण की गति को अचानक रोक दिया और दोनों एक साथ नीचे की ओर गिरने लगे। करण घबराया नहीं, उसने अपना शरीर फैलाया, अपनी पीठ में ऊर्जा भरी और अंजलि को अपनी बाहों में पकड़े रखा। धड़ाम। करण की पीठ सेडान की छत पर जोर से गिरी। छत तुरंत धंस गई और दोनों कार में धंस गए। करण को ऐसा लगा जैसे उसे तेज चलती कार ने टक्कर मार दी हो। उसकी छाती और पीठ में तेज दर्द हुआ। हालांकि अंजलि को करण ने बचा लिया था और कार की छत ने प्रभाव को काफी कम कर दिया था, फिर भी ताकत बहुत थी। एक दबी हुई कराह के साथ अंजलि बेहोश हो गई। उसके नाक और मुंह से खून रिसने लगा। भाई, शनाया डर से चीखी, उनकी ओर दौड़ते हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि करण अंजलि को बचाने की कोशिश करेगा, वो भी खाली हाथ कूदकर। क्या खबरों में नहीं आता कि बिल्डिंग से कूदने वाले लोग नीचे खड़े लोगों को मार देते हैं? शनाया का दिल डर से भरा था। क्या करण मर गया? वो कार के पास पहुंची, आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। भाई, मत मरो। रुको, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। करण सड़क पर कार की छत पर बने गड्ढे में लेटा हुआ था, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। वो टक्कर वाकई में जोरदार थी। उसकी सांसें लगभग थम सी गई थीं। ऊपर देखते हुए करण ने देखा कि जिस जगह से अंजलि बिल्डिंग से कूदी थी, वहां दो लोग खड़े थे। एक था किशोर, उसका बॉयफ्रेंड, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके बगल में एक करीब 27-28 साल का लड़का था, बिना शर्ट के, सिगरेट पीते हुए, पूरी तरह रिलैक्स, बल्कि थोड़ा उदास सा भी। पलक झपकते ही करण को उस लड़के की पहचान समझ आ गई। ये जरूर सेठी परिवार का दूसरा बेटा वेदांत होगा। डिनर पार्टी के दौरान सेठी परिवार के वेदांत को अंजलि पसंद आ गई थी। उसने किशोर के सामने ही अंजलि के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि उसकी जांघ तक छू ली थी, जिससे गुस्से में अंजलि वहां से चली गई थी। वेदांत ने किशोर को कुछ लालच दिया और किशोर ने अंजलि को वापस वेदांत के हवाले कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया। अंजलि ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपमान सहन न कर पाने की वजह से छलांग लगा दी। ये किशोर तो पूरा कमीना है।
करण ने अपनी नज़रें हटाईं और नीचे अंजलि की ओर देखा, जो उसकी बाहों में थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। अंजलि का तौलिया, जो उसने लपेट रखा था, कब का गायब हो चुका था और वो करण की बाहों में पूरी तरह नंगी थी। रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। शनाया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उत्साह से बोली, सचमुच तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। करण ने सिर हिलाया, एम्बुलेंस बुलाओ। अंजलि के पास कपड़े नहीं हैं। तुम होटल जाओ और कुछ बड़े तौलिए ले आओ। ठीक है। शनाया को ये जानकर राहत हुई कि करण जिंदा था। उसने एम्बुलेंस बुलाई और पास के सिक्योरिटी गार्ड्स को तौलिए लाने के लिए कहा। करण जल्दी से उठा नहीं, बल्कि उसने अंजलि की गर्दन की नब्ज टटोली और राहत की सांस ली। शुक्र है, वो मरेगी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से ढेर सारे बड़े तौलिए ले आया। करण ने शनाया से कहा कि वो तौलियों को जमीन पर बिछाए। फिर उसने गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, अंजलि को गोद में उठाया और उसे तौलियों पर लिटा दिया। उसने अंजलि को एक बड़े तौलिए में लपेटा ताकि उसका नंगा शरीर ढक जाए। शनाया ने पूछा, अंजलि को गंभीर चोट तो नहीं है? वो मरेगी नहीं ना? करण ने अच्छे से जांच करने के बाद जवाब दिया, उसे तेज धक्के की वजह से दिमाग में हल्की चोट और एक हाथ टूटा है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। शनाया ने राहत की सांस ली और करण को कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा। भाई, तुम्हारी वजह से ही, वरना आज अंजलि मर जाती। करण ने सिर हिलाकर कहा, उसकी जीने की इच्छा बहुत मजबूत होगी। हम बस इत्तेफाक से यहाँ थे और उसका कूदना देख लिया। एक तरह से तुमने भी उसकी जान बचाई। शनाया थोड़ा हिचकिचाई, उसका मन थोड़ा उलझा हुआ था। वो तो करण को यहाँ लाई थी ताकि आज रात उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि अंजलि के बिल्डिंग से कूदने का सीन देखने को मिलेगा। उसने सोचा, किस्मत भी कितनी अजीब है। क्या अंजलि घर नहीं गई थी? यहाँ कैसे आ गई? करण की आंखें ठंडी पड़ गईं। कमरे में दो लोग थे, एक उसका बॉयफ्रेंड किशोर और दूसरा शायद सेठी परिवार का वेदांत। शनाया को तुरंत बात समझ आ गई और उसने गुस्से में दांत पीसे, ये किशोर इंसान भी है? 4 साल की गर्लफ्रेंड को किसी और के हवाले कर दिया। करण कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसकी नज़रें अचानक होटल के प्रवेश द्वार की ओर गईं। वो आ रहे हैं। शनाया ने सिर घुमाया और देखा कि सेठी परिवार का वेदांत और किशोर होटल से बाहर निकल रहे थे। उनके पीछे एक 60 साल का सिल्वर बालों वाला बूढ़ा था, जिसका चेहरा भावहीन और ठंडा था। शनाया खड़ी हुई और किशोर की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाई, किशोर, तू नीच है। सिर्फ ताकत पाने के लिए तूने 4 साल की गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। तू एकदम कमीना है। किशोर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाया। वो तो नीचे आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वेदांत ने जिद की थी तो उसे मजबूरी में साथ आना पड़ा। इस हालत में वो वेदांत का साथ और भी मजबूती से पकड़ना चाहता था। वेदांत की नज़र शनाया के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगीं, जैसे शनाया नंगी हो। काफ़ी समय बाद ऐसी जोशीली और खूबसूरत लड़की देखी है। बिस्तर पर मजा आएगा। शनाया ने गाली दी, वेदांत, तू अपने परिवार की ताकत के दम पर इतने गंदे काम करता है। तुझे बिजली गिरने का डर नहीं। वेदांत हंसा, तू शेखर गिल की बेटी होगी, इतनी जोशीली, मुझे पसंद आई। शनाया का चेहरा बदल गया और उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। तू क्या चाहता है? वेदांत मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तू मुझे अच्छी लगी। मैं तुझसे जिंदगी के बारे में अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तेरा बाप भी इसके लिए राजी होगा। शनाया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे शिमला में सेठी परिवार की ताकत अच्छे से पता थी। उसके परिवार की हेताओ रियल एस्टेट कुछ मशहूर थी, लेकिन सेठी परिवार के एक इशारे पर हेताओ रियल एस्टेट तबाह हो सकती थी और उसका परिवार बर्बाद हो सकता था। वेदांत ने अंजलि की हिलती छाती की ओर देखा और अफसोस के साथ बोला, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, इसकी किस्मत वाकई बड़ी है। ऐसा लगता है तुझ में कुछ हुनर है। मैं, वेदांत, हमेशा टैलेंट की कदर करता हूँ। तू मेरा बॉडीगार्ड बन जा, मैं इन्हें छोड़ दूंगा और परेशान नहीं करूंगा। मैं तुझे सालाना 5 करोड़ की सैलरी भी दूंगा। करण खड़ा हुआ और वेदांत को ठंडी नज़रों से घूरा। निकल यहाँ से। काफ़ी गुस्सा और सख्त मिजाज। अच्छा है, मुझे ऐसे सख्त लोग पसंद हैं। वेदांत का चेहरा एकदम बदल गया। वो शनाया को घूरते हुए बोला, उसकी नज़रें जल रही थीं और मुस्कान शैतानी थी। मुझे एक छोटी सी आदत है, मुझे दूसरों की चीज़ें छीनना पसंद है, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड। तू जानता है, किसी की गर्लफ्रेंड को उसके सामने बिस्तर पर ले जाना कितना रोमांचक होता है। हालांकि शनाया को वेदांत से डर लग रहा था, फिर भी वो चिल्लाई, तू एक साइको है। वेदांत हंसा, शनाया, तू मुझे गाली दे सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना तू मुझे अब गाली देगी उतना ही मजा आएगा जब तू मेरे सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाएगी। वेदांत ने करण की ओर इशारा किया, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तू पहले रो रही थी, मतलब तुझे इसकी बहुत फिक्र है। मैं तुझे मौका देता हूँ अपनी मोहब्बत साबित करने का। शनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहले अंजलि को हॉस्पिटल ले जाओ, बाकी बाद में देख लेंगे।
शनाया ने होंठ सिकोड़े और आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है। एम्बुलेंस आ गई। करण और शनाया ने अंजलि को एम्बुलेंस में डाला। जिस कार का नुकसान हुआ था उसके मालिक को अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर हॉस्पिटल चले गए। कार में बैठने से पहले करण ने जैसे कुछ अनुभव किया हो, ऊपर देखा। होटल की सबसे ऊपरी मंजिल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक बाथरोब पहने युवक फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के सामने खड़ा था। करण को गौर से देख रहा था। दोनों काफी दूर थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन दोनों को पता था कि दूसरा उसे देख रहा है। उस युवक ने करण को थम्स अप दिया। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, कार में बैठा और चला गया। एक खूबसूरत लड़की ने उस युवक की कमर को पीछे से पकड़ा। यंग मास्टर तनिष्क, ये शख्स जरूर एक कल्टिवेटर होगा ना? तनिष्क ने सिर हिलाया। उसकी ताकत अच्छी होगी, क्योंकि कार के ऊपर गिरने के बाद भी उसे चोट नहीं आई। लेकिन उसने उस पागल कुत्ते वेदांत को गुस्सा दिला दिया। मुझे लगता है वो 2 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। उस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, अगर उसकी ताकत अच्छी है तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपने साथ मिला लिया जाए। तनिष्क ने उदासीनता से जवाब दिया, वेदांत के साथ जो बूढ़ा है उसमें काफ़ी ताकत है। अगर ये शख्स उस बूढ़े को हरा दे तो उसे भर्ती करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं, मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने पूछा, सेठी परिवार ने प्रियंका को ठिकाने लगाने का जिम्मा लिया है, वो वेदांत को तो नहीं भेजेंगे ना? तनिष्क हंसा, प्रियंका को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा साय को भेजना जो औरतों को अपमानित करना पसंद करता है, काफ़ी फिटिंग है। मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वेदांत पर नज़र रखो, देखो वो क्या करता है। तनिष्क ने अंगड़ाई ली और आलसी अंदाज में कहा, चूंकि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता तो बस शो देख सकता हूँ। अच्छा, शो मिस नहीं करना चाहिए। वो कैसी है? ठीक है। पेशेंट को गिरने की वजह से भारी धक्का लगा जिससे कुछ आंतरिक अंगों को नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र है कुछ फटा नहीं। उसे हल्की दिमागी चोट और बांह में फ्रैक्चर हुआ है जिसे हमने ठीक कर दिया है। थोड़े दिन हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के बाद और नियमित दवा बदलने के लिए आने पर वो घर जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर। शनाया ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर बैठे करण की ओर देखा। भाई, अच्छा हुआ तुम आज थे, वरना अंजलि बच नहीं पाती। करण हंसा, क्या तुमने उसके परिवार को खबर की? शनाया ने आह भरी, अंजलि यहाँ की नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के बाद किशोर के साथ शिमला आई थी। मुझे लगता है वो अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहती। मैं अभी उसके साथ रहूंगी और उसके होश में आने का इंतजार करूंगी। करण ने सिर हिलाया, ठीक है। शनाया ने चिंता से करण का हाथ पकड़ा, तुम्हें सचमुच चेकअप की जरूरत नहीं। करण ने सिर हिलाया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मुझे चोट लगी है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नीले निशान होंगे जो कुछ दिन दवा लगाने से ठीक हो जाएंगे। मुझे दिखाओ। शनाया ने करण की शर्ट उठाई जिससे उसकी पीठ पर नीले निशान और सूजन दिखाई दी। ये देखकर काफ़ी डरावना लग रहा था। शनाया की आंखें फिर लाल हो गईं। कौन सी दवा लगानी है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। करण हंसा, रो मत। ये दिखने में बुरा लगता है, लेकिन न मांसपेशियों को नुकसान हुआ है न हड्डियों को। ठीक हो जाएगा, मैं घर जाकर खुद दवा लगा लूंगा। शनाया ने जिद की, मैं लगाऊंगी। तुम इस जगह पर खुद कैसे दवा लगाओगे? क्या तुम्हारे घर वाली तुम्हारी मदद करेगी? करण कुछ बोल नहीं पाया। उसके शब्दों में कुछ अजीब सा था। शनाया ने करण को बैठाया, बैठो, मैं दवा ले आती हूँ। शनाया जल्दी ही दवा लेकर लौटी और करण से कहा कि वो शर्ट उतारे ताकि उसकी पीठ दिखे। फिर करण के निर्देशों के मुताबिक उसने मलहम अपनी हथेलियों पर लिया, उसे गर्म किया और धीरे धीरे सूजन और नीले निशानों पर लगाया। शनाया ने बहुत ध्यान से दवा लगाई, यहाँ तक कि उसे पसीना आ गया। ऐसे ठीक है? करण हंसा, हाँ, बहुत अच्छे से लगाया। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। शनाया का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे खुशी हुई कि वो करण की मदद कर पाए। इस दवा को रोज लगाना होगा ताकि जल्दी ठीक हो। मैं कल फिर से तुम्हें लगाऊंगी। करण ने शनाया के इस प्यारे ऑफर को ठुकराया नहीं, मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शनाया ने चिंता से पूछा, वेदांत ने जो कहा उससे लगता है वो हमसे निपटना चाहता है। अब क्या करें? करण ने शांति से अपनी शर्ट पहनी, एक पागल कुत्ता सबको काटता फिरता है, उसे मार दो। शनाया ने आंखें फाड़कर करण को देखा, हैरान थी। करण वेदांत को मारने वाला था। पल भर के लिए शनाया को उत्साह और चिंता दोनों महसूस हुई। उसका मर्द इतना जोशीला और मर्दाना था, बिना डरे सेठी परिवार के खिलाफ खड़ा हो रहा था और उस साइको वेदांत को बिना सोचे मारने की बात कर रहा था। लेकिन वो सेठी परिवार था, एक कल्टिवेटर परिवार। वेदांत के पीछे पूरा सेठी परिवार है। अगर तूने उसे मारा तो तू पूरे परिवार को दुश्मन बना लेगा और उनके साथ जंग छेड़ देगा। करण ने हल्के से मुस्कुराया, सेठी परिवार के लोग भी इंसान ही हैं, उनकी भी बस एक जान है। अगर वो दूसरों की जिंदगी से खेल सकते हैं तो कोई और भी उनकी जिंदगी ले सकता है। शनाया ने चिंता से कहा, सुना है सेठी परिवार में कुछ बहुत ताकतवर मास्टर्स हैं जो चुपके से बिना निशान छोड़े लोगों को मार सकते हैं।
तू अकेला है, लेकिन उनके पास बहुत सारे लोग हैं। करण ने शनाया के सिर पर हाथ फेरा। फिक्र मत कर, अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो वो है लड़ाई, और मैं इसमें काफ़ी बहादुर हूँ। शनाया ने करण का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में कृतज्ञता और गिल्ट दोनों थे। मुझे माफ़ कर, मैंने तुझे इस भंवर में खींच लिया। क्यों ना हम भाग जाएं? शिमला छोड़ दें। सेठी परिवार की ताकत भले ही गजब की हो, लेकिन वो सिर्फ शिमला में है। अगर हम कहीं और चले गए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। करण हंसा और उसे तसल्ली दी, बस एक सेठी परिवार, मुझे भागने की जरूरत नहीं। वो इतने ताकतवर नहीं हैं। शनाया को पता था कि वो करण का फैसला नहीं बदल सकती, तो उसने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगाया और उसका चेहरा करण की छाती पर रख दिया। भाई, तू एक सच्चा मर्द है जो आसमान और ज़मीन के बीच सीना तानकर खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सचमुच कोई खतरा हो तो जिद मत करना। जब तक तू जिंदा है, मौके हमेशा मिलेंगे। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरा साथ दूंगी। करण ने शनाया का चेहरा छुआ और मुस्कुराया, आज हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाए, बाद में जारी रखेंगे। शनाया का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने करण को मोहक नज़रों से देखा। ठीक है। करण हॉस्पिटल से निकला, उसने फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। एक आलसी पुरुष आवाज़ ने जवाब दिया, कौन है? करण मुस्कुराया, बेट मेरी आवाज़ पहचान सकता है। आवाज़ अचानक उत्साहित और जोशीली हो गई, अरे भाई जुन, तू रिटायर होने के बाद इंसानों की दुनिया से गायब हो गया, हम सब भाइयों को छोड़कर। तू कितना बेकार है। करण हंसा, कुछ पर्सनल कामों में बिजी था, इसलिए तुम लोगों से थोड़ा संपर्क नहीं कर पाया। वैसे भी मैं अब एक आम इंसान हूं, तुम लोगों से ज़्यादा संपर्क रखना मेरे लिए अच्छा नहीं। बेट ने पूछा, तू अभी कहाँ है? शिमला। बेट ने उत्सुकता से पूछा, तू शिमला में क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि तेरा वहाँ कोई दोस्त है। करण ने हंसकर डांटा, मैंने कहा ना, पर्सनल काम कर रहा हूँ। तू इतना गॉसिप क्यों कर रहा है? बेट हंसा, बस तुझे काफ़ी समय बाद देखा तो तुझे मिस कर रहा हूँ। वैसे भाई जुन, तुझे मुझसे कुछ चाहिए? करण ने सीधे बात रखी, शिमला के सेठी परिवार, जो एक कल्टीवेटर परिवार है, उसकी जानकारी निकाल। मुझे अभी चाहिए। ठीक है, अभी। बेट की तरफ से टाइपिंग की आवाज़ आई, भाई जुन, क्या इस सेठी परिवार ने तुझे गुस्सा दिलाया? करण ने जवाब दिया, हाँ कुछ ऐसा ही। बेट हंसा, फिर तो वो सचमुच बदकिस्मत हैं। किसी को भी गुस्सा दिला सकते थे, लेकिन तुझे चुन लिया। यमराज को गुस्सा करने से बेहतर है डेमन लॉर्ड को गुस्सा करना। करण हंसा, कैसा डेमन लॉर्ड? मैं अब बस एक आम कामकाजी आदमी हूँ। कोई मुझसे पंगा न ले तो मैं भी किसी से पंगा नहीं लूँगा, लेकिन अगर कोई पंगा लेगा तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, हाँ हाँ। बेट हंसा और बोला, ठीक है, मुझे जानकारी मिल गई। मैं तुझ फोन पर भेजता हूँ। थैंक्स। बेट ने शिकायत की, अगर तू मुझसे इतना औपचारिक रहा तो मुझे बुरा लगेगा। हम भाई हैं, जो जिंदगी और मौत के साथ ही रहे हैं। मेरी जान भी तूने बचाई थी। करण ने हंसकर डांटा, बस कर, अब तू काम का नहीं रहा। जा अब। बेट हंसा, हाँ भाई जुन, जब से तू गया है फीनिक्स का मूड बहुत खराब रहता है। वो अभी फ्री है, क्या मैं उसे तुझसे मिलने के लिए कहूँ? करण ने डांटा, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी कर। मेरी अब गर्लफ्रेंड है, फीनिक्स के साथ मैं कैसे रहूँगा? बेट हैरान हुआ, सचमुच? भाई जुन, तू तो तेज निकला, सोने से भी तेज। करण ने गपशप बंद की, अब मैं ये फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ चाहिए हो तो कांटेक्ट कर। अब फ़ोन रख। फ़ोन रखने के बाद करण ने बेट की भेजी जानकारी खोली, ध्यान से पढ़ी, कार स्टार्ट की और सीधा सेठी परिवार के मैनर की ओर चल दिया। आज की बात आज ही निपटाओ, कल के लिए मुसीबत मत छोड़ो, ये करण का हमेशा का सिद्धांत था। सेठी परिवार का मैनर शहर के पश्चिम में था, जो एक विशाल क्षेत्र में फैला था, और बीच में एक विशाल किला जैसा विला था, जो किसी राजा के महल जितना शानदार और भव्य था। करण ने कुछ छिपाया नहीं, वो सीधा मैनर के गेट तक कार ले गया, गैस पर पैर रखा और गरजती कार लोहे के गेट की ओर बढ़ी। धड़ाम। लोहे का गेट तुरंत भारी ताकत से उड़ गया और प्रवेश द्वार के गार्ड्स जल्दी से किनारे हट गए। कार विशाल सीमेंट रोड के रास्ते सीधे सेंट्रल विला तक गई, और जैसे ही वो प्रवेश द्वार से टकराने वाली थी, कार ने एक शानदार टेल फ्लिक किया और साफ रुक गई। करण कार से कूदा, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक गहरा कश लिया और जोर से चिल्लाया, व्हाइट ड्रैगन माउंटेन का करण यहाँ मुलाकात और मार्गदर्शन के लिए आया है। शांत विला में लैंप जल उठे और विला से ढेर सारे लोग बाहर निकले। उनके आगे विवांत था, सेठी परिवार का मौजूदा मुखिया और वेदांत का पिता। विवांत ने करण को देखा और तंज कसा, ये नौजवान कहाँ से आया? आधी रात को यहाँ मुलाकात करने चला आया, जीने से तंग आ गया क्या? करण ने हल्के से मुस्कुराया, बिना चांद और हवा वाली रात कत्ल के लिए परफेक्ट है। तुम मुझे मारकर आसानी से दफना दो या मैं तुम सबको मार दूं, सब कुछ सही नहीं है। विवांत का चेहरा थोड़ा बदल गया, तू है कौन और हमारे सेठी परिवार से क्या दुश्मनी है? करण हंसा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे वेदांत ने मुझे गुस्सा दिलाया।
मैंने सोचा अगर मैं उसे मार दूं तो तुम उसके पिता होने के नाते उसका बदला जरूर लोगे, शायद किसी भी हद तक जाकर और बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाकर। तो मैंने सोचा क्यों न सीधे आकर समस्या को पूरी तरह सुलझा लूं। वेदांत, जैसा कि उम्मीद थी, ये शख्स बदला लेने आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी था, गेट तोड़कर अंदर घुस आया। क्या ये किसी सामान्य मुलाकाती का व्यवहार था? उसने तो पहले ही मालिक को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया था, उसे मरने का डर नहीं था। विवांत ने गंभीरता से कहा, मेरे बेटे वेदांत ने तुझे आखिर कैसे गुस्सा दिलाया? बता। करण ने हल्के से हंसा, तुम्हारा बेटा कैसा इंसान है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? उसने क्या किया, क्या तुझे जरा भी नहीं पता? विवांत 2 सेकंड के लिए चुप रहा। तू प्रियंका के लिए आया है? क्या तू वही कल्टीवेटर है जो चुपके से उसकी मदद कर रहा था? प्रियंका? करण एक पल के लिए उलझ गया, ये प्रियंका का मामला कहाँ से आ गया? क्या सेठी परिवार तारुष के पीछे की छिपी ताकत था? क्या मैंने गलती से सही निशाना लगा लिया? करण ने बिना भावनाएं जाहिर किए ठंडे अंदाज में कहा, अगर नहीं चाहते कि कोई जाने तो ऐसा काम ही मत करो। जब कर लिया तो लोगों के जानने से डर मत। करण के शब्द स्पष्ट थे, लेकिन विवांत को लगा कि वेदांत ने प्रियंका के खिलाफ पहले ही कुछ कर दिया और इसीलिए ये शख्स सामने आया। मैं तो अभी भी सोच रहा था कि प्रियंका की मदद कौन कर रहा है और उसे कैसे बाहर निकाला जाए। अब तू खुद सामने आ गया, इससे हमारा बहुत सारा मेहनत बच गया। इस बात से साफ था कि सेठी परिवार वाकई प्रियंका को निशाना बना रहा था। ऐसे में बड़ी और छोटी बहन के हिसाब एक साथ चुकाए जाएंगे। क्या प्रियंका की सेठी परिवार से कोई दुश्मनी है? विवांत ने तंज कसा, कोई दुश्मनी नहीं, वो बस एक टारगेट थी जिसे हमें सौंपा गया था। करण फिर से हैरान हुआ। तो सेठी परिवार असली मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि उन्हें प्रियंका को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। पहले तारुष और अब सेठी परिवार, जो शिमला का बेताज बादशाह था, उसे हेरफेर करने वाला मास्टरमाइंड कोई साधारण शख्स नहीं था। प्रियंका ने आखिर किसे गुस्सा दिलाया था? क्या प्रियंका को इसके बारे में पता नहीं था, या उसे पता था लेकिन उसने करण को नहीं बताया? करण हंसा, मेरी सेठी परिवार से कोई दुश्मनी नहीं। अभी हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे बताओ कि प्रियंका को ठिकाने लगाने का आदेश देने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? वेदांत को वापस बुलाओ, उसे अपाहिज कर दो और ये मामला खत्म। फिर मैं चला जाऊंगा। विवांत जोर से हंसा, तू अभी बच्चा है, लेकिन तेरा लहजा बहुत बड़ा है। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन कभी सुना नहीं? क्या तू कोई ऐसा कल्टीवेटर है जो कुछ साल किसी सुनसान पहाड़ों में कल्टीवेट करके सोचने लगा कि वो दुनिया में अजेय है? करण ने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और पैर से कुचल दिया। लगता है हमारी बात नहीं बनने वाली। विवांत का चेहरा ठंडा पड़ गया। आधी रात को मेरे सेठी परिवार का गेट तोड़कर घुस आया। क्या तुझे लगता है हमारा घर कोई बाजार है? जब तू आ जाया है तो जाएगा नहीं। पहाड़ के पीछे एक जंगली जमीन है जहां ढेर सारी भटकती आत्माएं हैं। क्यों न तू जाकर उनका साथ दे? करण ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो मुलाकात के नियमों के मुताबिक चलते हैं। जिंदगी और मौत का जिम्मा अपने अपने ऊपर। तुम में से पहले कौन आएगा? मुलाकात कल्टीवेटर सेक्ट्स में एक रिवाज था। ये एक गेट पर मुलाकात थी और इसका मकसद अलग अलग हो सकता था, चाहे वो स्पैरिंग हो, बदला लेना हो या एक दूसरे से सीखना हो। संक्षेप में, ये कल्टीवेटर्स के नियमों के मुताबिक एक चैलेंज था। मुलाकात चैलेंज में जिंदगी और मौत का जिम्मा अपने ऊपर होता है। चूंकि सिटी परिवार एक कल्टीवेटर परिवार था, करण ने उनके खिलाफ कल्टीवेटर्स के नियमों से चैलेंज किया, जिससे चीजें आसान हो गईं। जब तक वो मुझे हरा नहीं सकते, मैं जो कहूँगा वही सही होगा और उन्हें मेरे नियम मानने होंगे। अगर मैं उनसे मारा गया तो मेरी गलती होगी कि मेरी स्किल्स काफ़ी नहीं थीं। मुलाकात चैलेंज खुला और ईमानदार होता है। जीतने वाला सब लेता है और हारने वाला समर्पण करता है। सब एक बात समझते हैं, अगर मैं तुम सबको निष्पक्ष तरीके से हरा सकता हूं, तो मैं आसानी से तुम्हारे पूरे परिवार को मार सकता हूं और तुम्हारा सैक बिना कोई निशान छोड़े तबाह कर सकता हूं, अगर तुम समर्पण नहीं करते या अपनी हार नहीं मानते। विवांत के बगल से एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला। घमंडी लड़के, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। करण मुस्कुराया, तू कौन है? उस आदमी ने ठंडे अंदाज में कहा, वामेश, वेदांत का बड़ा भाई। करण ने सिर हिलाया, सेठी परिवार का बड़ा बेटा, ठीक है, आ जा। वामेश करण की ओर दौड़ा और उसने एक मुक्का मारा। करण ने आराम से अपना हाथ बढ़ाया और उसका मुक्का अपनी हथेली से रोक लिया। वामेश हैरान था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसका मुक्का बिना हिले डुले रोक पाया। वामेश कुछ रिएक्ट करता, इससे पहले करण ने उसका हाथ पलटकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली, उसे अपनी ओर खींचा और उसकी छाती पर एक हथेली मारी।